क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध या कह लें ट्रेड वॉर्स, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना और हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपस में जुड़े हो सकते हैं? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग दिशाओं की बातें लगती हैं। राइट, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये सब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर 16 मार्च 2026 के 9 सबसे अहम टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारा फोकस सिर्फ क्या हुआ पर नहीं होगा, बल्कि क्यों हुआ और सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी के लिए ये कैसे अहम है, इस पर होगा। राजनीतिक शोर शराबे को हटाकर हम सीधे कंटेंट पे बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास से। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हाँ, और इसी के साथ पूरे देश में या कह लें उन संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी लागू हो गई है। राइट, एमसीसी को समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब मेरे लिए तो चुनाव आयोग की ये घोषणा क्रिकेट मैच में अंपायर की सीटी बजने जैसी है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जिसके बाद सभी खिलाड़ियों को यानी राजनीतिक दलों को नियमों के दायरे में आना पड़ता है। लेकिन मुझे एक उलझन हमेशा रहती है। हर बार नेता नियम तोड़ते हैं, आयोग नोटिस भेजता है। तो अगर ये एमसीसी इतनी ही जरूरी है तो इसे संसद से पास कराकर एक सख्त कानून इसे वैधानिक दर्जा या स्टैट्यूटरी बैकिंग क्यों नहीं दे देते? देखिए, पहली नजर में ये सुझाव बहुत ही तार्किक लगता है कि भाई अगर कोई नियम तोड़े तो उसे सीधे जेल भेजो या चुनाव लड़ने से रोक दो। हाँ, तभी तो डर पैदा होगा ना। राइट, लेकिन अगर हम हमारी चुनाव प्रक्रिया की पूरी कार्यप्रणाली को समझें तो ये उपाय खुद चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एमसीसी को कानूनी दर्जा मिल गया। अब अगर कोई भी उम्मीदवार नियम तोड़ता है तो मामला सीधे कोर्ट में जाएगा। ओ राइट, हमारी अदालतों की स्पीड। एग्जैक्टली। अदालतों में तारीखों का जो सिलसिला चलता है उसमें फैसला आने में तो सालों लग सकते हैं। ऐसे में उस सीट का चुनाव तो कोर्ट के स्टे ऑर्डर में ही उलझ कर रह जाएगा ना। मतलब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही ठप पड़ जाएगी। बिल्कुल। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम है एक तय समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न कराना। इसीलिए खुद इलेक्शन कमीशन एमसीसी को कानूनी दर्जा देने का विरोध करता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324, वो चुनाव आयोग को स्वतंत्र चुनाव कराने की बहुत व्यापक शक्तियां देता है। एमसीसी कोई कानून नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों के बीच बनी एक आम सहमति है। राइट, मतलब एक जेंटलमैन अग्रीमेंट की तरह। हाँ, जो सिर्फ ये तय करता है कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने सरकारी रुतबे का, जैसे कि सरकारी गाड़ियां, विज्ञापन या नई योजनाओं की घोषणाओं का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए ना करे। समझ गई। लेकिन जब बात राज्य की मशीनरी को कंट्रोल करने की आती है तो नेता आसानी से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं छोड़ते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पुलिस प्रशासन है। मैंने पढ़ा कि यूपीएससी ने राज्यों के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति के नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही क्रूशल डेवलपमेंट है, खासकर गवर्नेंस और पॉलिटी के नजरिए से। अब राज्य सरकारें अगर डीजीपी का पैनल भेजने में देरी करती हैं तो उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। मेरा सवाल ये है कि राज्य सरकारें जानबूझकर देरी करती ही क्यों हैं? देखिए, पुलिस जो है वो राज्य सूची या स्टेट लिस्ट का विषय है और कोई भी मुख्यमंत्री पुलिस में हिकमे पर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। राइट। नियम यह है कि राज्य सरकार को अपने सबसे सीनियर पुलिस अधिकारियों की एक लिस्ट यूपीएससी को भेजनी होती है। फिर यूपीएससी उस लिस्ट में से 3 काबिल नामों का एक पैनल चुनकर राज्य को वापस भेजता है। और राज्य को उन्हीं 3 में से किसी एक को डीजीपी बनाना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन राज्य सरकारों ने इसका एक लूप होल निकाल लिया था। अच्छा, क्या लूप होल? वो यूपीएससी को नामों की लिस्ट भेजते ही नहीं थे। इसके बजाय वो अपने किसी पसंदीदा लेकिन जूनियर अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी या एक्टिंग डीजीपी बना देते थे। ओह, तो एक्टिंग डीजीपी बना के वो पूरी प्रोसेस को ही बाईपास कर देते थे। बिल्कुल, क्योंकि एक्टिंग डीजीपी का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, तो वो हमेशा सरकार के दबाव में काम करता है। अब यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि ये चालाकी नहीं चलेगी। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, और ये कदम 2006 के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह मामले की भावना के बिल्कुल अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी राजनीतिक डर के काम कर सके। राइट, बिल्कुल।
मेंस के लिए एस्पिरेंट्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर पुलिस सुधारों में इतनी बाधाएं क्यों हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखाई देती है यहाँ। वैसे जब राजनीतिक कार्यपालिका अपना काम नहीं करती तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हाँ, ये तो हम बार बार देखते हैं। अब उसी मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हरीश राणा का मामला। हाँ, 13 साल से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में एक मरीज, उनके माता पिता ने पैसिव यूथनेशिया की मांग की है। ये बहुत ही भावुक और कानूनी तौर पर जटिल मामला है। राइट, लेकिन मुझे याद है कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता दी थी, तो फिर ये परिवार अभी भी कोर्ट के चक्कर क्यों काट रहा है? देखिए, ये मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि जब हरीश राणा का एक्सीडेंट हुआ तब उन्होंने कोई लिविंग विल नहीं बनाई थी। अच्छा, तो लिविंग विल पहले से बनी होनी चाहिए। बिल्कुल। लिविंग विल बेसिकली एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति पहले ही ये लिख कर रख देता है कि अगर भविष्य में वो कभी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। और क्योंकि उनके पास वो दस्तावेज नहीं है इसलिए फैसला लेना इतना मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली। जब कोई लिविंग विल नहीं होती तो मामला सीधे मेडिकल बोर्ड और अदालतों पर आ जाता है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यानी आप किसी को कोई घातक इंजेक्शन देके नहीं मार सकते। हाँ, वो मर्डर कहलाएगा। लेकिन अरुणा शानबाग केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दी थी। इसका मतलब है कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों यानी लाइफ सपोर्ट को हटा लेना। आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार में अब गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल माना जाता है। लेकिन अदालतें बहुत सावधानी बरतती हैं कि इस नियम का कहीं कोई गलत इस्तेमाल न कर लें। ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ जीवन की गरिमा है और दूसरी तरफ कानून का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी। बिल्कुल। लेकिन इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है जहां अधिकारों को लेकर एक अलग ही तरह की बहस छिड़ गई है। आप मेंस्ट्रुअल लीव वाली याचिका की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब अगर हम एक तरफ से देखें तो महिलाओं को ये अवकाश मिलना चाहिए, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, तो फिर कोर्ट ने ये अधिकार देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि कभी-कभी बहुत अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियां भी जमीन पर बहुत खतरनाक नतीजे दे सकती हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ठीक इसी बात की ओर इशारा किया। मतलब अनएक्सपेक्टेड परिणाम। राइट। मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित कर दे कि हर प्राइवेट और सरकारी कंपनी को महिलाओं को हर महीने अनिवार्य छुट्टी देनी ही होगी, तो इसका सीधा असर क्या होगा? शायद प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखना ही कम कर देंगी। एग्जैक्टली। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट और कॉस्ट की गणित पर चलता है। अगर किसी एम्प्लॉयर को लगेगा कि महिला कर्मचारी को पुरुष के मुकाबले ज्यादा छुट्टियां देनी पड़ेंगी तो उनका नुकसान होगा। हाँ, और वो महिलाओं की भर्ती कम कर देंगे। इससे हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो भारत में वैसे ही काफी कम है, वो और ज्यादा गिर जाएगा। ओह, ये तो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार वाली बात हो गई। बिल्कुल। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये कोई कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक पॉलिसी मैटर है। सरकार को अर्थशास्त्रियों, नियोक्ताओं और महिलाओं से बात करके इस पर नियम बनाने चाहिए। ये बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच है। वैसे राज्यों के स्तर पर इस पर अलग-अलग प्रयोग हो भी रहे हैं ना? बिल्कुल। जैसे ओडिशा सरकार 55 वर्ष तक की महिला कर्मचारियों को छुट्टी दे रही है, वहीं केरल ने इसे विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लागू किया है। और कर्नाटक में भी कोई नया आदेश आया है जिसे शायद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राइट। यहाँ एस्पिरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रम यानी लेबर समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, इसलिए पूरे देश में कोई वन साइज फिट्स ऑल नियम थोपना बहुत मुश्किल है। सही कहा। अच्छा, अनपेक्षित परिणामों की बात चली रही है तो मुझे हमारी कृषि नीति याद आ रही है। हरित क्रांति के परिणाम। एग्जैक्टली। उस वक्त जो नीतियां बनी वो उस समय की जरूरत थी, लेकिन आज उन्होंने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया है। बिल्कुल। पानी और मिट्टी दोनों का संकट खड़ा हो गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो किसानों को गेहूं धान छोड़कर दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित करे। मेरा सवाल ये है कि जब पंजाब और हरियाणा में भूजल का स्तर पाताल में जा रहा है तो किसान खुद ही समझदारी दिखाते हुए धान और गेहूं छोड़कर दालें क्यों नहीं उगाने लगते? क्योंकि देखिए, खेती सिर्फ मिट्टी और पानी का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र और बाजार की गारंटी का खेल है। मतलब रिस्क लेने से डरते हैं किसान? डरते नहीं हैं, वो बस व्यवहारिक हैं। किसान वही फसल उगाएगा जिसे बेचने पर उसे नुकसान ना हो। गेहूं और धान के लिए सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की पक्की गारंटी देती है और एफसीआई के जरिए बम्पर खरीद भी करती है। राइट।
लेकिन दालों के मामले में वैसी पक्की गारंटी और खरीद की व्यवस्था नहीं है। तो एक तरह से एमएसपी की ये व्यवस्था ही किसानों को वो वाटर गजलिंग फसलें उगाने के लिए मजबूर कर रही है। 100%। धान एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए बेतहाशा पानी चाहिए। वहीं जो दालें हैं, पल्सेस, वो लेग्यूमिनस फसलें होती हैं। लेग्यूमिनस मतलब ये न सिर्फ पानी कम पीती हैं, बल्कि हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में फिक्स करती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। ओह, ये तो डबल फायदा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यही कहा है कि अगर आप दालों की एमएसपी पर पक्की खरीद की व्यवस्था कर दें तो किसान खुद ब खुद दालें उगाने लगेंगे। राइट, और इससे हमें विदेशों से जो पीली मटर या येलो पीज का भारी आयात करना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और पर्यावरण को बचाना इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रकृति के खिलाफ ऐसे ही जाते रहे तो क्या अंजाम होगा, ये हम उत्तराखंड में साफ देख रहे हैं। आप इसरो की उस नई स्टडी की बात कर रही हैं ना? हाँ, इसरो की स्टडी ने अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली गांव में आई अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड के कारणों का खुलासा किया है। वो कोई नॉर्मल बाढ़ नहीं थी। राइट, तो वो बाढ़ आखिर आई क्यों थी? स्टडी ने बताया है कि वो एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड थी, जिसे शॉर्ट में GLOF कहते हैं। अच्छा, ये ग्लोफ कैसे बनता है? देखिए, हिमालय के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब एक ग्लेशियर पीछे खिसकता है तो वो अपने पीछे एक बड़ा गड्ढा छोड़ जाता है। अब पिघलती हुई बर्फ का पानी उस गड्ढे में जमा होने लगता है और एक झील बन जाती है। इस झील की दीवारें सिर्फ मिट्टी और पत्थरों की होती हैं, जिन्हें मोरेन्स कहते हैं। तो ये दीवारें बहुत कमजोर होती होंगी। बहुत ज्यादा। और जैसे ही पानी का दबाव बढ़ता है या कोई एवलांच आता है तो ये कच्ची दीवार टूट जाती है और सारा पानी एक साथ नीचे घाटियों में तबाही मचा देता है। एग्जैक्टली। धराली गांव में यही हुआ था। इसरो ने अपनी सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए इसी पूरी प्रोसेस का अध्ययन किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसरो का सुझाव है कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन ग्लेशियल झीलों की लगातार निगरानी करनी चाहिए, ताकि आपदा आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में COP30 के बेलेम इंडिकेटर्स का भी संदर्भ दिया गया है। बेलेम इंडिकेटर्स ये क्या है? ये बेसिकली ऐसे ग्लोबल मानक हैं जो दुनिया भर में जल प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदाओं के खिलाफ ज्यादा लचीला या रिजिलिएंट बनाने पर जोर देते हैं। बहुत अहम जानकारी है। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वाकई पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। आना तो चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हाँ, जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो देश सहयोग करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। आप अमेरिका वाले इशू पे आ गई हैं? बिल्कुल। अभी अमेरिका ने भारत और कुछ अन्य देशों के खिलाफ व्यापार अधिनियम 1974 यानी ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच शुरू कर दी है। हाँ, सेक्शन 301 प्रोब। मुझे ये अतिरिक्त क्षमता या एक्सेस कैपेसिटी का जो आरोप है वो समझ नहीं आ रहा। अगर हम कोई चीज सस्ती और अच्छी बना रहे तो उसमें अमेरिका को क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जब आप सस्ती और अच्छी चीजें भारी मात्रा में अमेरिकी बाजार में भेजते हैं तो अमेरिका के अपने जो घरेलू उद्योग हैं वो बंद होने लगते हैं। ओ, तो उन्हें अपने उद्योगों की चिंता है। बिल्कुल। अतिरिक्त क्षमता का मतलब यही है कि कोई देश अपनी घरेलू जरूरत से बहुत ज्यादा माल का उत्पादन कर रहा है और उसे विदेशी बाजारों में सस्ते दामों पर डंप कर रहा है। और अमेरिका का आरोप है कि भारत और अन्य देश ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही उन्होंने मजबूर श्रम या फोर्स्ड लेबर का भी आरोप लगा दिया है। लेकिन ये सब आरोप लगाकर इस धारा 301 के तहत जांच करने का असली मकसद क्या है? क्या वो हमारे एक्सपोर्ट पर रोक लगाना चाहते हैं? देखिए, रोक नहीं, लेकिन धारा 301 अमेरिका को एक तरफा अधिकार देती है कि वो विदेशी आयात पर भारी टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगा सके। तो ये पूरी तरह से दबाव की कूटनीति हुई ना? 100%। ये एक प्रोटेक्शनिस्ट या संरक्षणवादी नीति है। जब उनके घरेलू उद्योगों का दबाव बढ़ता है या उनका व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो अमेरिका इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और भारत के फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इस तरह संरक्षणवाद की तरफ बढ़ती है तो भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए अपने विकल्प खुले रखने पड़ते हैं। हाँ,
और हमारी कूटनीति इसी बैलेंस पर टिकी है। राइट। और ये विकल्प हमें यूरोप और मध्य एशिया में नजर आते हैं। इसी से जुड़ी एक खबर ने कल बहुत सुर्खियां बटोली। चाबहार पोर्ट के बजट वाली खबर। एग्जैक्टली। खबर थी कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए शून्य फंड आवंटित किया गया है। मैंने देखा कि कुछ न्यूज चैनल्स पर यह कहा जाने लगा कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और सरकारी आंकड़ों को सही से न पढ़ने का नतीजा है। अच्छा, तो असल वजह क्या है? विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास और वहां जो इक्विपमेंट्स की सप्लाई करनी थी उसके लिए $120 मिलियन का वादा किया था। राइट। और वो कमिटमेंट पूरा किया जा चुका है। जब पुरानी प्रतिबद्धता पूरी हो गई है और फिलहाल वहां कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है तो नए फंड का एलोकेशन क्यों होगा? ओ, मतलब ये कोई कूटनीतिक झटका नहीं है बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल फाइनेंशियल प्रोसेस है। बिल्कुल। चाबहार पोर्ट भारत के लिए जियो स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, इसके जरिए हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली। तो भारत कभी भी चाबहार को नहीं छोड़ेगा। और उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का दूसरा हिस्सा देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रुसेल्स में हैं। यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए की वार्ता के लिए। हाँ, ये तो एक गजब का कूटनीतिक संतुलन है। मतलब एक तरफ हम मध्य पूर्व की अस्थिरता के बीच ईरान के साथ पोर्ट चला रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की व्यापारिक चेतावनियों का सामना कर रहे हैं, और तीसरी तरफ यूरोप के साथ व्यापार के नए रास्ते खोल रहे हैं। सच में इंटरनेशनल रिलेशंस एक टाइट रोप वॉक की तरह है। बिल्कुल। चलिए आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की उलझनों से निकलकर अब वापस भारत की ओर लौटते हैं, जहां राज्यों के भीतर एक अलग तरह की कानूनी बहस छिड़ी हुई है। राजस्थान का जो नया बिल आया है। हाँ, राजस्थान विधानसभा ने अभी एक बिल पास किया है, अशांत क्षेत्र संपत्ति विधेयक या डिस्टर्ब्ड एरियाज प्रॉपर्टी बिल। जब मैंने पहली बार ये नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये पूर्वोत्तर में लगने वाले अफ्स्पा कानून का कोई नया रूप है? नाम सुनकर ये कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, ये सेना या पुलिस के विशेषाधिकारों से जुड़ा कोई कानून नहीं है। तो फिर ये अशांत क्षेत्र का क्या मतलब है यहाँ? इसका सीधा संबंध अचल संपत्ति यानी जमीन, प्लॉट या मकान की खरीद बिक्री से है। इस बिल के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अच्छा, और ऐसा होने पर? एक बार कोई इलाका अशांत घोषित हो गया तो वहां कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेच सकेगा। वेट, ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार लोगों की निजी संपत्ति की खरीद बिक्री में क्यों दखल दे रही है? देखिए, सरकार का तर्क ये है कि कुछ संवेदनशील इलाकों में लोग एक दूसरे को डरा धमकाकर या दबाव बनाकर बहुत ही कम दामों में संपत्तियां खरीद रहे हैं। ओह, जबरन कब्जे टाइप का कुछ। हाँ, और इससे उन इलाकों का जनसांख्यिकी स्वरूप या डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रहा है, क्लस्टरिंग हो रही है। इसी जबरन खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। क्या किसी और राज्य में ऐसा कानून है? बिल्कुल, गुजरात में ऐसा ही एक कानून डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के नाम से पहले से लागू है। लेकिन जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनका क्या तर्क है? ये तो राइट टू प्रॉपर्टी का मामला लगता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। उनका तर्क सीधा हमारे संविधान से जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 300A हर नागरिक को संपत्ति का कानूनी अधिकार देता है। राइट। आप अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से किसी को भी बेच सकते हैं। विरोधियों का कहना है कि ये बिल नागरिकों के इस अधिकार में अनावश्यक दखलंदाजी है। और कलेक्टर को इतनी पावर देने से करप्शन भी तो बढ़ सकता है ना? एग्जैक्टली, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अगर हम इसे यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये मौलिक अधिकारों के ऐतिहासिक सफर को समझने का बेहतरीन मौका है। संपत्ति का अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। हाँ, जिसे 44वें संशोधन के जरिए हटाकर सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। राइट। तो हमने आज चुनाव आयोग की शक्तियों से लेकर गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार तक और अमेरिका के व्यापार युद्ध से लेकर हिमालय में टूटते ग्लेशियरों तक की चर्चा की है। बिल्कुल, एक बहुत ही वाइड रेंज कवर की है हमने। और इन सभी मुद्दों में जो एक बात कॉमन है वो है नीतियों का असर। कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं होती। स्टूडेंट्स के लिए बस एक छोटा सा मैसेज है, करंट अफेयर्स एक दिन का खेल नहीं है, ये एक मैराथन है। कंसिस्टेंसी ही आपको इस रेस में आगे रखेगी। बहुत सही बात है। और आज के इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं एस्पिरेंट्स के सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया तय कर रहा है और वहीं
कोर्ट सरकार को ये भी बता रहा है कि किसानों से दालें कैसे खरीदनी है। राइट। तो सवाल यह है कि क्या अदालतों का हर प्रशासनिक और नीतिगत मामले में इस तरह निर्देश देना न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म की निशानी है, या फिर ये हमारी कार्यपालिका की निष्क्रियता यानी एग्जीक्यूटिव इनएक्शन का सबूत है, जहां सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं, इसलिए अदालतों को मजबूरन आगे आना पड़ रहा है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में बहुत कुछ कहता है। जो भी छात्र मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए और इसके दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज के गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन टॉपिक से जुड़े रहें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जगाए रखें और हर खबर के पीछे के क्यों को तलाशते रहें।